धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। तो विशेष प्रक्रिया क्या है उसके लिए? तो यह हमेशा ध्यान रखना कि जो धन विधेयक होता है वह राज्यसभा में नहीं लाया जाता। वह कहाँ लाया जाता है? हमेशा लोकसभा में। ठीक है, देखो अनुच्छेद 109 का खंड 1 पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है ना कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा तो मतलब क्या हुआ कि जो भी धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक है वह राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि धन विधेयक को पारित करने के संबंध में लोकसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। पूरा पूरा अधिकार किससे प्राप्त है? लोकसभा को। राज्यसभा को इस संबंध में भी, धन विधेयक के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है ना। और लोकसभा, ये जो धन विधेयक होता है वह लाया कहाँ जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक को छोड़कर के जितने भी विधेयक होते हैं वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सभा में लाया जा सकता है, या संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। या तो कोई भी धन विधेयक को छोड़ करके यदि अन्य कोई विधेयक है वह क्या होगा? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है वह हमेशा ध्यान रखना केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। ठीक है। अब इसके समय में प्रक्रिया क्या होती है कि जब धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाती है तब इसके बाद क्या होता है? उसको राज्यसभा को वह प्रेषित कर दिया जाता है। ठीक है, या भेज दिया जाता है। जब धन विधेयक जो है वो क्या होती है? राज्यसभा, लोकसभा से पारित हो गई। तो पारित हो गई तो उसके बाद क्या होगा? उस विधेयक को लोकसभा क्या करेगी? राज्यसभा के पास भेज देगी। फिर राज्यसभा क्या कर सकती है? उसको अधिक से अधिक अपने यहाँ 14 दिन तक केवल रोक सकती है, उससे अधिक रोक भी नहीं सकती। और यदि 14 दिन की अवधि बीत गई, ठीक है, और वो अपने यहाँ रोके रखी है, तो यह मान लिया जाता है कि जैसा कि लोकसभा ने धन विधेयक पारित किया है, राज्यसभा ने भी उसको उसी रूप में पारित कर दिया है ना। अधिक से अधिक उसको कितना पावर है राज्यसभा को कि वह धन विधेयक को केवल अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, उससे अधिक नहीं। ठीक है। अब यदि वह 14 दिन तक रोकी रखती है तो वह चाहे तो उसमें यदि उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है ना, तो वह अपनी संशोधन के साथ सिफारिश लोकसभा को भेज सकता है कि आप जो है कि इसमें कुछ संशोधन हम ये बता रहे हैं, इसमें कर लीजिए, तब पारित करिए। तब लोकसभा के लिए यह आवश्यक भी नहीं है कि वह राज्यसभा के द्वारा जो संशोधन दिया गया है या जो सलाह दी गई है वह उसको माने, है ना। लोकसभा के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह उसकी सिफारिश को माने। वह चाहे तो उसकी सिफारिश को मान भी सकती है, चाहे तो सिफारिश को न भी माने। यदि सिफारिश मान लेती है तो उस सिफारिशों के सहित फिर वह विधेयक पारित मान लिया जाता है, धन विधेयक। और यदि वह सिफारिश को नहीं मानती है तो जैसा लोकसभा ने पारित किया था उसी रूप में उसको पारित हुआ मान लिया जाता है। जब वह पारित हो जाता है तो फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा हस्ताक्षर करने के लिए। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तब वह विधेयक पूर्ण रूप से पारित हो जाता है ना। तो धन विधेयक के संबंध में यही है। देखो क्या लिखा है कि यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तब धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया समझा जाएगा। अब यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा दिए गए किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तब क्या होगा? तब क्या होगा? स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसको पारित किया था। ठीक है, जिस रूप में लोकसभा ने उसको पारित किया था उसी रूप में उस धन विधेयक को पारित हुआ समझा जाएगा। राज्यसभा ने क्या किया? उसमें संशोधन का सुझाव दिया कि नहीं इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए और लोकसभा ने उसको स्वीकार नहीं किया, तब यह माना जाएगा कि जो धन विधेयक है वह उसी रूप में पारित हो गया जिस रूप में लोकसभा ने भेजा था। और यदि वह संशोधन स्वीकार कर लेती है लोकसभा तब वह विधेयक उस संशोधन के सहित पारित हुआ दोनों सदनों से माना जाएगा। ठीक है। देखो खंड 5 में यही लिखा है ना, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि
भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उस 14 दिन की अवधि जैसे ही बीत जाएगी उसी रूप में उसको पारित समझा जाएगा कि वह राज्यसभा ने उसको उसी रूप में पारित कर दिया है जैसा कि लोकसभा ने उसको भेजा था। ठीक है, जैसा कि लोकसभा द्वारा वह धन विधेयक पारित किया गया था उसी रूप में यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है। यदि वह 14 दिन के भीतर वह विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करता है, चाहे संशोधन के साथ चाहे संशोधन के बिना, वो चाहे तो संशोधन भी उसमें करके भेज सकती है, चाहे तो बिना संशोधन के भी धन विधेयक को लोकसभा को भेज सकती है। तो कितने दिनों के अंदर भेजना है? 14 दिन के भीतर। और यदि 14 दिन तक वो उस पर कुछ नहीं करती तो वो क्या कर सकती है? अधिकतम बस अपने यहाँ 14 दिन तक रोके रखिए। तो जैसे ही 14 दिन की अवधि समाप्त होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, धन विधेयक अपने आप उसी रूप में पारित हुआ मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसको पारित किया था। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में यही है कि आप तुमको यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। उसको मात्र एक ही पावर है कि वह धन विधेयक को अधिक से अधिक अपने यहाँ 14 दिन तक रोक सकती है और 14 दिन के भीतर उसको उस धन विधेयक को लोकसभा को पुनः वापस भेजना पड़ता है। वो चाहे तो संशोधन के साथ या संशोधन के बिना एज इट इज़ उसी रूप में जिस रूप में लोकसभा ने उसको पारित किया है वह 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस कर दे। और यदि वह नहीं करता है तब क्या होगा, जैसे ही 14 दिन की अवधि व्यतीत होगी वैसे ही वह विधेयक अपने आप राज्यसभा से भी पारित हुआ मान लिया जाता है। अब यदि से राज्यसभा ने क्या किया कि वो जो धन विधेयक प्रस्तुत लोकसभा ने उसको पारित किया था उसमें कुछ संशोधन करता है और यदि लोकसभा उसको स्वीकार कर लेती है तब वह धन विधेयक कैसा माना जाएगा कि वह संशोधन के सहित पारित हो गया दोनों सदनों से। अब ये नहीं कि संशोधन के लिए भेजा लोकसभा को तो लोकसभा ने उसको स्वीकार कर लिया तो फिर से उसको वो राज्यसभा के पास भेजे, पारित फिर नहीं भेजेगा। ठीक है, वह दोबारा अब राज्यसभा को नहीं भेजेगा, वह मान लिया जाएगा जैसे उसने स्वीकार कर लिया यह मान लिया जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। अब यदि लोकसभा उसके संशोधन को स्वीकार नहीं करती है तब भी ये नहीं है कि हाँ फिर से उसको वो वापस भेजेगा, तब भी अब वापस नहीं भेजेगा और यह मान लिया जाएगा कि लोकसभा ने जो है या वह जो धन विधेयक है वह दोनों सदनों से उसी रूप में पारित हो गया जिस रूप में लोकसभा ने उसको राज्यसभा को पारित किया था। यदि राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा स्वीकार नहीं करती है तब। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि कोई विधेयक जो लाया गया है लोकसभा में वह धन विधेयक है कि नहीं है यह कौन निर्धारण करता है? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह तुमको अनुच्छेद 110 में मिलेगा। ठीक है, वहाँ टिक लगा लो। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, देखो उसके खंड 3 में लिखा है ना कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तब इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, है ना, और उसका जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, देखो ये इसमें लिखा ना, जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के दिन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के दिन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। ठीक है, कोई भी विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो चाहे साधारण विधेयक हो, एनीवन कोई भी विधेयक है, जब वह दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब उसको राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। वह विधेयक प्रभावी तभी होगा जबकि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक, अब यदि वह विधेयक धन विधेयक है तब क्या होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष यह उस विधेयक पर प्रमाणित करेगा अपने हस्ताक्षर के साथ कि यह जो विधेयक आपके यहाँ राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यह कैसा है? धन विधेयक है। यदि यह प्रमाणित हो गया तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि कोई भी अन्य विधेयक है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह उस पर हस्ताक्षर करने से पहले एक बार पुनर्विचार के लिए वह संसद को पुनः विधेयक वापस कर सकता है। ठीक है, और वापस कर देता है अपनी सिफारिशों के साथ कि नहीं, राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है कि नहीं, हम इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आप फिर से इस पर पुनर्विचार कर लिए और मेरी यह सलाह है कि इसमें कुछ ऐसे संशोधन है जो करने चाहिए। वो अपना सलाह भी दिया, सिफारिश भी दिया, तो सिफारिश दे दिया तो ये
जरूरी नहीं है कि जो संसद है उसकी सिफारिश को माने, लेकिन राष्ट्रपति के पास यह एक पावर है कि वह किसी भी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ करके जितने भी अन्य विधेयक हैं उसको वह संसद को पुनर्विचार करने के लिए हस्ताक्षर करने से पहले वापस भेज सकता है। अब यदि वह विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस आ गया संसद के पास और संसद ने फिर से उसको पारित कर दिया, तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है ना। अब वह उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता, अब उसको उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि वह धन विधेयक है, इसने लिखा ना कि धन विधेयक यदि है तो धन विधेयक को क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करके भेजेगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए कि यह जो विधेयक आपके यहाँ जा रहा है यह कैसा है, धन विधेयक है। अब धन विधेयक है तब तो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को उसको वापस भेजने का अधिकार नहीं है। धन विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद को वापस नहीं भेज सकती है, जबकि अन्य विधेयक को वह एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, जबकि धन विधेयक को नहीं भेज सकता। यदि वह धन विधेयक है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा ही करेगा, वह हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता या वह हस्ताक्षर करने के लिए उसको वापस नहीं भेज सकता है कि एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज दे, जैसे कि अन्य विधेयकों को भेजता है। ठीक है, अन्य विधेयक को तो वह भेज सकता है लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकता। यदि वह धन विधेयक है, यदि वह दोनों सदनों से पारित हो गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, वह उसको पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, ये अनुच्छेद 111 में है। और देख इसमें स्पेशली यही जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आता है कि धन विधेयक किसे कहते हैं या धन विधेयक क्या होता है, और धन विधेयक को पारित करने के बारे में जो विशेष प्रक्रिया दी गई है उसका उल्लेख करिए। तो बस इतना ही लिखना है। धन विधेयक की परिभाषा धारा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा है ना कि कौन कौन से विधेयक धन विधेयक होते हैं। तो समानता क्या है, जितने भी करारोपण होता है, नए कर लगाने हैं, हटाने हैं, घटाना बढ़ाना है ना। भारत की संचित निधि पर कोई जो है कि भार आरोपित करना है या आकस्मिकता निधि में से पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है ना। ये सब जितने भी इस सब करने के लिए उसको क्या करना होता है, विधेयक ला करके अनुमति लेनी पड़ती है, उसको विधेयक के रूप में पारित करना पड़ता है, तभी ये सब कोई नया कर लगता है ना। किसी नए कर में परिवर्तन होता है, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में कोई पैसा डालना है, पैसा निकालना है ना, या उस पर कोई भार बढ़ाना है, तब ये सब क्या होता है, ये सब कोई भी ये सब करने के लिए एक धन विधेयक लाया जाएगा। ठीक है, तो यही सब सारे धन विधेयक होते हैं। अनुच्छेद 110 में वो लिस्ट दी है। तो एग्जाम में अगर यदि ये पूछता है कि धन विधेयक किसे कहते हैं और धन विधेयक के को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करिए, तो बस तुम्हें अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 जैसा इसमें दिया है बस वैसे लिख देना है। जैसा अभी हमने ये प्रक्रिया बताई अनुच्छेद 109 में बता दिया ना कि लोकसभा में ही केवल आएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, नहीं, राज्यसभा को केवल 14 दिन तक रोकने का शक्ति है, उससे अधिक वो रोक नहीं सकता। 14 दिन के भीतर उसको वापस करना पड़ेगा, चाहे तो वो संशोधन के साथ भेजे या संशोधन के बिना भेजे। यदि संशोधन के साथ भेजता है, लोकसभा यदि उसके संशोधन को स्वीकार कर लेती है, तब वह विधेयक जो धन विधेयक है वह संशोधन के साथ पारित हुआ समझा जाता है। और यदि वह संशोधन को स्वीकार नहीं करती है तो जैसा लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा को भेजा था, वह धन विधेयक उसी रूप में पारित हुआ दोनों सदनों से मान लिया जाता है। और यदि 14 दिन की अवधि बीत गई और राज्यसभा ने धन विधेयक को वापस नहीं किया तो 14 दिन की अवधि बीतते ही यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया और धन विधेयक उसी रूप में पारित दोनों सदनों से हो गया। बस है ना, इतना ही है अनुच्छेद 109, इतना ही तो है, बस इतना ही तुम्हें लिखना है। और अनुच्छेद 110 लिखना है, धन विधेयक की परिभाषा जो ऊपर लिस्ट दी गई है 4, 5, 6 कि कौन कौन से धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई भी नया कर लगाना है, कर में परिवर्तन करना है ना, ये सब धन विधेयक है। भारत की संचित निधि है, आकस्मिकता निधि है, उसमें पैसा डालना है, निकालना है, या उस पर कोई भार आरोपित करना है, ठीक है, या कोई व्यय घोषित करना है कि आप जैसे व्यय घोषित करने का मतलब क्या है, जैसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अब यदि उसको और किसी अन्य प्राधिकारियों का भी वेतन हो, यदि उसी से दिया जाना हो, तब क्या करना होगा, पहले धन विधेयक लाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें तुम्हें इसमें लिखनी पड़ेंगी। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना,
ये भी लिखना पड़ेगा कि यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। और फिर इसके बाद लास्ट वाला खंड भी लिख देना कि जब धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तो हस्ताक्षर करने के लिए जो भेज रही है लोकसभा अध्यक्ष भेज रही है या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भेजा जा रहा है, तो भेजने से पहले क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष उस विधेयक पर यह प्रमाणित करेगा कि यह जो विधेयक आपके हस्ताक्षर के लिए भेजा जा रहा है, यह कैसा है? धन विधेयक है। तो अब यदि धन विधेयक है तो धन विधेयक को तो यदि ऐसा प्रमाणित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, तो राष्ट्रपति वह उसको क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकता। जबकि समानता क्या होता है कि जो अन्य विधेयक हैं, राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इतना ही पूरा केवल लिखना है। इतना जहाँ लिख दी, देखो अच्छा नंबर पाएगा। ये पूरा तुम्हारी लैंग्वेज में भी हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में भी, और सही से हो जाएगा। तो देखो अच्छा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और धन विधेयक के बारे में और कहाँ प्रावधान था? ये तो हो गया संघ के लिए। फिर राज्यों के लिए भी तो था ना, 197, 198, 199 वही तो था। देखो अनुच्छेद 197, अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199, यही ना, इसी में तो था ना। किसमें था? देखो क्या है 197 में? देखो ये नहीं, 197 में नहीं है, 198 और 199। ठीक है। नहीं 198 वो तो धन विधेयक से भिन्न है ना। अन्य विधेयकों के धन विधेयक को छोड़ करके अन्य विधेयकों के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 197 में। इसमें क्या लिखा है? देखो उसकी हेडिंग पढ़ो। धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, है ना। धन विधेयक से भिन्न जो विधेयक हैं, तो जो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है वह अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199 में है। अनुच्छेद 199 में वही धन विधेयक की फिर परिभाषा है ना। और अनुच्छेद 198 में देखो फिर वही है। देखो क्या लिखा है अनुच्छेद 198 के खंड 1 कि जो धन विधेयक है वह विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। जैसे वहाँ पर था कि वह राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाता था, इसी तरह यहाँ भी है कि जहाँ पर यदि 2 सदन हैं, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद है, तब वहाँ पर यदि धन विधेयक लाया जा रहा है तो धन विधेयक हमेशा विधानसभा में ही लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। देखो अनुच्छेद 198 का खंड 1 में यही लिखा है ना, सब वही लिखा है। फिर से आगे पढ़ो। धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक की अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को क्या करेगा? वापस लौटा देगा। और ऐसा होने पर विधानसभा विधान परिषद की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। सेम लैंग्वेज है ना। तो जब एग्जाम में आएगा लिखने के लिए तो धन विधेयक की परिभाषा, उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया, तो तुम्हें लिखना कैसे है? बस इसी तरह लिखोगे। धन विधेयक डाल दी, ठीक है। धन विधेयक डाल करके फिर लिख दो अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199। पहले अनुच्छेद लिखना। तो धन विधेयक से संबंधित 4 अनुच्छेद है ना, तो पहले सबसे पहले एग्जामिनर वही देखेगा। धन विधेयक लिखो। जब उत्तर लिखोगी, जब धन विधेयक पूछा है तब क्या करोगी? धन विधेयक, ठीक है, डाल दी। फिर उसके बाद आंसर में लिखो अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 व अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199। ठीक है। चारों आंसर में इसे लिखना पड़ेगा। अनुच्छेद लिख करके उसको अंडरलाइन करो। तो अंडरलाइन करोगे तब एग्जामिनर सबसे पहले इसी को देखेगा। अच्छा धन विधेयक के समझ में अनुच्छेद तुमने सही था, इसी को नंबर दे देगा। ठीक है। तो लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, बस फिर उसके बाद लिखोगी क्या? धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगी? धन विधेयक की
भाषा, ऐसे लिखो। फिर इसमें लिखो अनुच्छेद 110 व अनुच्छेद 199, दोनों ऐसे डालो और जो धन विधेयक की परिभाषा दोनों में सेम है बस उसी को लिख दो, काम खत्म। यही तो करना है अनुच्छेद, लेकिन तुम्हें दोनों दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। और फिर जब लिखोगी धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। इस संबंध में विशेष प्रक्रिया, ऐसे हेडिंग डालो, हेडिंग डाल करके फिर लिखो अनुच्छेद 109 व अनुच्छेद क्या करोगी 198, ठीक है। ठीक, अब इसमें अभी थोड़ा और स्पष्टीकरण करना तो बस यही थोड़ा सा छोटा सा करके यहाँ पर लिखो संघ के लिए, है ना, और यहाँ पर लिखो राज्य विधानमंडल के लिए, ठीक है। अब जब आंसर भी लिखो तो पहले अनुच्छेद 109 को पूरा लिख दो। सेम लैंग्वेज दोनों में है, केवल राज्यसभा ही तो चेंज है और लोकसभा चेंज है। और यहाँ पर राज्य विधानसभा हो जाएगा लोकसभा की जगह, और राज्यसभा की जगह विधान परिषद हो जाएगा। सेम लैंग्वेज देखो लिखा है कि नहीं, एकदम सब कुछ सेम लिखा है, कोई भी अंतर नहीं है। अंतर बस केवल क्या है, अनुच्छेद का है, और लोकसभा की जगह विधानसभा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद, बस। तो तुम्हें क्या करना है, पहले ये लोकसभा वाला लिख डालो, लिखने के बाद फिर वहीं पर फिर लास्ट में 2 लाइन लिख देना कि यही सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 198 के अंतर्गत भी दी गई है, ठीक है। बस उसको लोकसभा की जगह विधानसभा पढ़ा जाए और राज्यसभा की जगह विधान परिषद पढ़ा जाए, बाकी की प्रक्रिया सब सेम है, ठीक है। बस लिख दी, खत्म हो गया आंसर। आया नहीं समझ में? और जब लिखना है तो पहले अनुच्छेद पूरा उसको दिखाओगे एग्जामिनर को, धन विधेयक उससे रिलेटेड अनुच्छेद लिखकर बाकायदे अंडरलाइन करो ताकि एग्जामिनर उसको देखे। जब वो देखेगा तब वो समझ जाएगा और उसी पर नंबर मिलेगा, है ना। और थोड़ा सा विशेष प्रक्रिया देखो, विशेष प्रक्रिया इसमें भी वही सेम चीज़ दिया है कि धन विधेयक जो राज्य विधानमंडल में है तो विधान परिषद में क्या है, पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। वह कहाँ पूरा स्थापित किया जाएगा, केवल विधानसभा में। जैसे कि लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में अनन्य शक्ति प्राप्त है, उसी तरह विधानसभा को भी राज्यों में विधानसभा को धन विधेयक को पारित करने के संबंध में अनन्य शक्ति प्राप्त है, ठीक है। विधान परिषद जैसे राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं प्राप्त है, उसी तरह विधान परिषद को भी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। केवल एक ही शक्ति है दोनों को कि वह दोनों क्या कर सकते हैं, धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने यहाँ रोक सकते हैं। तो सामान्यतः क्या था कि 14 दिन के भीतर उनको राज्यसभा और विधान परिषद, है ना, क्या करना होता है, दोनों को क्या करना है कि अपने से यदि वो कोई सिफारिश करते हैं तो सिफारिश के साथ, या यदि कोई सिफारिश नहीं करना चाहते तो सिफारिश के बिना 14 दिन के अंदर उनको क्या करना है, लोकसभा या विधानसभा को भेजना है, ठीक है। और भेज दिया जाता है, यदि सिफारिश के साथ भेजा गया है तब यह लोकसभा और या विधानसभा का यह पावर है कि वह उनकी सिफारिशों को माने चाहे न माने। यदि वह स्वीकार कर लेता है तब धन विधेयक उसी रूप में पारित हुआ समझा जाएगा, या सिफारिशों के साथ पारित हुआ दोनों सदनों से समझा जाएगा। और यदि वह स्वीकार नहीं करता है विधानसभा, तब क्या होगा, धन विधेयक उसी रूप में पारित हुआ समझा जाएगा जैसा कि विधानसभा ने पारित किया था, ठीक है। और विधान परिषद के बारे में यही फिर बाद में लास्ट में फिर से वही लिख दिया कि अधिकतम 14 दिन तक वह रोक कर रख सकती है। यदि 14 दिन की अवधि बीत गई तो उसके बाद विधेयक क्या है, जैसा कि विधानसभा ने पारित किया था उसी रूप में वह पारित हुआ समझा जाएगा। एकदम सेम लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज में चेंज नहीं है, नहीं है ना। वही 5 खंड उसमें था, 5 खंड यही इसमें भी है कि नहीं। अब क्या है, देखो धन विधेयक की परिभाषा सेम है, वहाँ पर भारत की संचित निधि थी, यहाँ पर राज्य की संचित निधि है। बाकी किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन सेम लैंग्वेज है, कोई अंतर नहीं है ना। फिर वहाँ पर राज्य द्वारा धन उधार लेने का है और वहाँ पर है संघ द्वारा। बस जहाँ राज्य लिखा है बस क्या हुआ है चेंजिंग, संघ या भारत सरकार, है ना, बस वही चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है, एज इट इज़ है। अब देखो जैसे कि यही खंड 3, जैसे उसमें भी खंड 3 था,
कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं तो वहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है, उसका अंतिम निर्णय माना जाता है। और यहाँ पर राज्य विधानसभा का अध्यक्ष बता तो रहे हैं कि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष तय करता है ना कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। ये तय कौन करता है? यदि राज्य का है, राज्य में धन विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित हो रहा है तब तो यह विधेयक कौन तय करेगा? राज्य का जो विधानसभा का अध्यक्ष है वह तय करेगा। और यदि संसद में है तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद एक और देख लो, वही है कि जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष क्या करता था, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अपनी अनुमति प्रदान करता है विधेयकों पर, करता है ना। तो करने से पहले क्या करना पड़ता था लोकसभा अध्यक्ष को? उसको प्रमाणित करना पड़ता था कि धन विधेयक है। तो सेम लैंग्वेज यहाँ भी है कि नहीं है कि जब राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा तो उसके पहले क्या करना होगा? विधानसभा का अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर के साथ यह प्रमाणित करेगा कि यह धन विधेयक है। जब धन विधेयक हो गया तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है, वह उसको फिर वापस एक बार भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। आए नहीं समझ में? तो सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर केवल एक ही चीज़ का तो है, लोकसभा की जगह विधानसभा, राज्यसभा की जगह विधान परिषद और लोकसभा अध्यक्ष की जगह विधानसभा का अध्यक्ष। और जो राष्ट्रपति की अनुमति है यहाँ राज्यपाल की अनुमति है बस। और अनुच्छेद एक चेंज है, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया और अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा है। और सब सेम लैंग्वेज है, कोई चेंजिंग नहीं है, वर्डिंग में एक भी चेंज नहीं है। बस चेंज क्या है? लोकसभा की जगह विधानसभा, विधान परिषद की जगह राज्यसभा की जगह विधान परिषद, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, बस। इसके अलावा सब कुछ सेम है, परिभाषा भी एकदम सेम है। वहाँ भारत सरकार लिखा है, यहाँ राज्य लिखा है, बस यही तो अंतर है, बाकी तो सब कुछ सेम है। ठीक है। तो जब आएगा तो अपने एग्जाम में पहले ये अनुच्छेद जरूर याद रखना। धन विधेयक आएगा 20 नंबर का, एकदम श्योर आएगा। धन विधेयक की परिभाषा हाँ एकदम आएगा, जब बता दिया आएगा तो यानी आएगा। अब बता दो कि जब हम बोले हैं नहीं आए, जो क्वेश्चन को बोले हो कि आएगा यानी कि आया है कि नहीं आया? बोलो, आया है ना? जिस क्वेश्चन को हमने कहा कि एक उलट जाना या कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, 100% आएगा। देखो आया, हिंदू लाभ में हमने बताया आवश्यक सब्जेक्ट जरूर पढ़ लेना, एकदम गारंटी है आएगा। आया कि नहीं आया? 20 नंबर का आया। तो जब इसको बता रहे हैं कि धन विधेयक आएगा, एकदम गारंटी है, यानी कि वो आएगा ही आएगा। धन विधेयक किसे कहते हैं और धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो बस यही लिखना है और ये आएगा ही आएगा। जब बता दिए आएगा तो यानी कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो एकदम रट जाना इसको। अब रटने का काम शुरू करो, सब पढ़ती जाओ धीरे धीरे, है ना। जुलाई में पेपर होंगे। ये हो गया धन विधेयक। ठीक। अब देखो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 213 से है, 14 से। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक। ठीक है। अंकित था क्या? क्यों? तो निश्चित है तो क्या हुआ? अनुच्छेद तो है, निश्चित तो है ये अनुच्छेद 232। अंकित था क्या वहाँ? अंकित था। चलिए
हम्म? पेपर की लिस्ट वो ऐसे ही है, वो प्रैक्टिकल वाली लिस्ट थी, उसको बता रहे होंगे। प्रैक्टिकल है ना थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल है ना देना, तो उसी के बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, अब क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं क्लास? हैं? कह रहे अटेम्प्ट कर लो क्लास, जैसा आपका मन, अगर करना है तो बैठिए। नहीं बात आगे क्या हमारे को बता रहे हैं। चलिए, तुम्हारे बैच के हैं, तुम्हारी बैच के हैं। हाँ, तो पहली बार तो देख ही रही। अब देखो राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है, पहले अनुच्छेद याद रखो कहाँ से कहाँ तक है। अनुच्छेद 214 से 232 तक, ठीक है। पहले यही ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक दिया गया है, ठीक है। तब अनुच्छेद 214 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। अनुच्छेद 214 में बस केवल एक छोटा सा लाइन लिखा है कि प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या था कि जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये सब थे, तो उस सब का पहले क्या था, संयुक्त रूप से एक गुवाहाटी उच्च न्यायालय था। लेकिन अब क्या हो गया है कि फिर से अरुणाचल में एक अलग हाई उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है, नागालैंड में अलग से एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या था, सबका संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय था, कौन सा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब उधर भी राज्यों में धीरे धीरे उच्च न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। तो अनुच्छेद 214 में क्या लिखा गया है कि राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 याद रखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है कि उच्च न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति होगी, है ना। क्या लिखा है, अभिलेख न्यायालय पर उसकी अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। तो सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अभी उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 215, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इसी तरह उच्चतम न्यायालय भी क्या है, उच्चतम न्यायालय में भी है कि उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है और उसको भी अपनी अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे सभी न्यायालय, ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में है? हाँ, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। जैसे कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के लिए दिया है ना, तो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 215। तब उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, उसका किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सेम एकदम इसी तरह पूरा लिखा है, बस अंतर क्या है कि वहाँ उच्च की जगह उच्चतम न्यायालय लिख दिया है, बस लैंग्वेज सब कुछ सेम है। किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय पढ़ाए थे ना पूरा अनुच्छेद, सारा अनुच्छेद बताए थे और सब बताए भी थे तुम्हें कि ये सब जो जो अनुच्छेद बता रहे हैं उसको टिक कर लो और उसका कम से कम अनुच्छेद और उसकी हेडिंग याद ही रहना चाहिए। अनुच्छेद 129 है ना, देखो क्या है अनुच्छेद 129 में, है कि नहीं। इसी तरह अनुच्छेद 215 में है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, है कि नहीं। तो वहीं पर लिख लो कहीं अनुच्छेद 219, अरे 129 और अनुच्छेद 215। तो जब लिखा करो तो या तो कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो या बैरक में लिखो, तो जो जो सेम सेम चीज़ें हैं उसका अनुच्छेद, दोनों सेम चीज़ें हैं तो हर जगह क्या कर नोट कर लिया करो ना,
जब नोट की रहोगे तो जब भी बेयर एक्ट उठाकर पढ़ोगी तो तुम्हें फिर याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर उच्चतम न्यायालय पढ़ रही हो, अभिलेख न्यायालय, तो अच्छा ऐसा ही होगा। अनुच्छेद 215 में भी है उच्च न्यायालयों के संबंध में भी, तो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। और उसे अपनी अवमानना के लिए जो व्यक्ति उच्च न्यायालय की अवमानना करेगा तो न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की ऐसी सभी शक्तियाँ होगी जो कि ऐसे न्यायालय में होती हैं। ठीक है, फिर क्या है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अब बताओ, देखो उच्च न्यायालयों का गठन कैसे हो रहा है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। तो अब बताओ यहाँ पर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति करता है। यहाँ लिखा है ना कि उच्च, देखो क्या लिखा है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे कि राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। लिखा है नहीं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के भी सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये किस में है, अनुच्छेद 216 में है ना। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करनी होगी तब कैसी होती है, वही कोलेजियम व्यवस्था सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम से होती है। उस कोलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो होते हैं, ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उस राज्य का राज्यपाल रहता है। ठीक है, तो उनकी सिफारिश से फिर क्या होगा, जिसका नाम दिया जाएगा मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में, वही व्यक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त होता है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की यदि नियुक्ति करनी होगी तब राष्ट्रपति कैसे करेगा कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, कि संबंधित राज्य का राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के जो है 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेंगे, इनके द्वारा क्या होगा, सिफारिश की जाएगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की के रूप में नियुक्ति करने की राष्ट्रपति को। तब राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसमें देखो अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन, कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है या करे। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, तो इसमें देखो पढ़ो क्या लिखा है। नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, चूंकि अब इस समय क्या हो गया है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इस समय प्रभाव में नहीं है। ठीक है, फिर क्या है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इसमें भी लिखा है अनुच्छेद 217 में कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ, है ना, या सहित, है ना, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और ऐसा अधिपत्र मतलब कि वो नियुक्ति का आदेश है जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या लिखा है कि ऐसा प्रत्येक नियुक्त किया गया न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है उच्च न्यायालय में, वह कितने वर्ष तक अपना पद धारण करेगा, है बोलो तेज। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष तक उसका पदावधि करता है, उसका कार्यकाल कितना है, 62 वर्ष, है ना।
62 वर्ष तक, ठीक है, पद धारण करता है। कौन? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। तो सबसे पहले तो सब अनुच्छेद याद रखो। अनुच्छेद 214 में क्या है? क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, मतलब कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। फिर अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा? उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायमूर्ति, है ना, मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य, ठीक है, ऐसे न्यायाधीशों से, ठीक है, अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा, जिन्हें राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है ना। राष्ट्रपति क्या करता है? समय समय पर नियुक्त करता है कि नहीं? आया ना? अनुच्छेद 214, 215, 216 उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर के गठित होता है, जैसा कि राष्ट्रपति समय समय पर वह निर्धारित करता है या नियुक्त करता है, ठीक है, या नियुक्त करना वह आवश्यक समझता है। ये क्या है? अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके उसके पद की शर्तें, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें क्या क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष तक? 62 वर्ष की आयु तक पद क्या करेगा? धारण करेगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करता है? उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश है यदि कोई, तो वह कितने वर्ष की आयु तक वह पद धारण करेगा? 62 उच्च न्यायालय के लिए है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है। तब ये भी बताए थे, ये सब याद रखा करो, ये सब तो क्वेश्चन हैं, ये सब एकदम हमेशा याद रहनी चाहिए। और ये भी नहीं है, और ये सब कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई भी कंपटीशन दोगी तुम आगे या नौकरी के लिए कोई भी कंपटीशन लगे तो जनरली उसमें जो पॉलिटी या पूछा जाता है संविधान का, उसमें ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद धारण करता है 62 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष तक की आयु तक, ऐसे आता है। उच्चतम न्यायालय का भी पूछा जाता है। तो ये सब सामान्य क्वेश्चन है जो कि तुम्हें जानने चाहिए, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, ठीक है। क्या है? क्या लिखा है? तो उच्च न्यायालय का, अब ये बताओ कि इसको पढ़ता कि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये हमेशा ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये नहीं कि राज्यपाल को मार दें। जैसे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह यदि अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसे देता है?
राष्ट्रपति को देता है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, त्यागपत्र किसको देंगे? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब यदि वो त्यागपत्र न दे तो किसी न्यायाधीश को, फिर देखो अनुच्छेद 117 का जो खंड ख है, परंतु के किस न्यायाधीश को? उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाएगा कौन है? हाँ, राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उनके पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति ही हटाता है। और कब हटाएगा? जब जो कि अनुच्छेद 124 खंड 4, अनुच्छेद 124 खंड 4 हमने बताया था ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संबंध में प्रक्रिया, उनको उनके पद से कैसे हटाया जाए? वही महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है ना अनुच्छेद 124 खंड 4 में। तब जब ये महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है तो इसमें क्या होता है? संसद का कोई भी सदन क्या कर सकता है? न्यायाधीश के ऊपर सबसे पहले तो 2 आधार दिए हैं कि असमर्थता, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनको पद से 3 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहले तो वो असमर्थ हो गए हैं, और एक कौन सा आधार है? देखकर बताओ, अनुच्छेद 124 खंड 4 खोलो। वो नहीं, वो तो हमें मालूम ही है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर, ये हम पूछ रहे हैं। देखो, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वह साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। तो एक तो है असमर्थता और एक है साबित कदाचार। यही तो हम पूछ रहे हैं। साबित कदाचार लिखा है ना अनुच्छेद 124 खंड 4, लिखा है नहीं कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। उसने क्या लिखा? अनुच्छेद 217 के खंड ख में लिखा कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो उसको उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 खंड 4 के अंतर्गत हटाया जाता है। तो उसमें क्या क्या दिया है? एक तो पहले तो दिया है अनुच्छेद 124 4 में 2 चीज़ें दी हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जा सकता है? तो 2 आधार हैं, एक तो है साबित कदाचार के आधार पर या उसके असमर्थता के आधार पर। अब उसके लिए क्या करना होगा? विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो अब ये साबित कदाचार या असमर्थता के लिए एक संकल्प लाया जाएगा। कहाँ? संसद के किसी भी सदन में वह संकल्प लाया जा सकता है। तो जिस सदन में वो संकल्प लाया गया है वह पहले, जैसे यदि लोकसभा में लाया गया है तो वह लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह संकल्प पारित होना चाहिए। केवल लोकसभा से नहीं, संसद के दोनों सदनों से। ठीक है, यदि क्या है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए क्या करना है? या तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर एक संकल्प लाया जाएगा और वह संकल्प क्या होगा? संसद के एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। और कैसे पारित होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से उसको पारित होना चाहिए। और जब वह पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है। ठीक है, तब राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यह जो समावेदन लाया गया है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए, वह संसद के एक ही सत्र में
लाया भी गया हो और वह पारित भी हुआ हो। एक ही सत्र का मतलब कि जो सत्र चल रहा है उसी सत्र में लाया भी गया है और उसी सत्र में वह पारित भी होना चाहिए। यदि एक सदन से पारित हो गया लेकिन दूसरे सदन से पारित नहीं हो पाया और सत्रावसान हो गया तो ये नहीं है कि वो लंबित रहेगा, लंबित नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। फिर से यदि उस न्यायाधीश को हटाना है तो फिर से जब नए संसद का नया सत्र आएगा तब उसमें फिर क्या करना, उस सत्र में फिर से एक नया समावेदन लाना होगा और फिर उसको फिर से पारित करनी होगी। ठीक है, उसको दोबारा पारित करना होगा। उसमें लिखा है कि ये जो समावेदन लाया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए वह संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित भी होना चाहिए और पारित भी होना चाहिए। और यदि किसी बीच प्रस्तावित तो हो गया लेकिन एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन से पारित नहीं हो पाया और इसी बीच संसद का सत्रावसान हो गया, तो जैसे ही सत्रावसान हो गया अब ये जो समावेदन लाया गया था वह समाप्त हो जाता है। अब यदि न्यायाधीश को हटाना है तो फिर से जब संसद सत्र में बैठेगी तब फिर से नया समावेदन लाना होगा, फिर से उसको दोनों सदनों से कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की संख्या से उसको पारित होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि संसद के एक ही सत्र में वो होना चाहिए, प्रस्तावित भी होना चाहिए और पारित भी होना चाहिए। यदि वो प्रस्तावित तो हो गया लेकिन एक सदन से पारित भी हो गया, दूसरे सदन से पारित नहीं हो पाया और संसद का सत्र समाप्त हो गया या सत्रावसान हो गया या संसद विघटित हो गई या कुछ हो गया, तब ऐसी स्थिति में वह पारित नहीं माना जाएगा या वह लंबित भी नहीं रहेगा कि ठीक है सत्रावसान हो गया तो फिर से जब संसद का नया सत्र आएगा तब उसमें हम अगले सदन से पारित करा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी सत्र में ही प्रस्तावित और उसी सत्र में ही पारित भी होना चाहिए। तो अनुच्छेद 124(4) में है तो वही सारी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाने के लिए अपनाई जाएगी, जो उसमें लिख दिया ना अनुच्छेद 217 में। देखो अनुच्छेद 217 का खंड कौन सा है, परंतु का खंड ख, कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को क्या किया जाएगा, संविधान में उल्लिखित जो अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिन आधारों और जिन प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है उन्हीं आधार और प्रक्रिया के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि अपना त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा, और यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो राष्ट्रपति ही हटाएगा। और उसके लिए जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 124 खंड 4 जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, वही सेम प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने के लिए अपनाई जाती है। प्रक्रिया तुम्हें बताई दिए। ठीक है, अब मान लो ऐसा भी होता है कि यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है यदि उसका ट्रांसफर उच्चतम न्यायालय में हो गया, तब उच्च न्यायालय का वह जो पद है वह क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाता है। या उच्च न्यायालय का क्या हो गया, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया, तब भी ऐसी स्थिति में उसका पद कैसा समझा जाएगा, रिक्त समझा जाता है। अब देखो जो अनुच्छेद 217 है उसके खंड 2 में क्या दी गई है, योग्यता। ठीक है, योग्यता यानी कि कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, अनुच्छेद 217 के खंड 2 में फिर क्या दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता, कि वही व्यक्ति क्या करेगा, कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तभी अर्हित होगा जबकि वह क्या है, सबसे पहला चीज कि भारत का नागरिक हो, फिर दूसरा क्या है कि 10 वर्ष तक न्यायिक है ना, 10 वर्ष तक क्या है, न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या फिर क्या है, तो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 2 या अधिक न्यायालयों, है ना, उच्च न्यायालय हो कि केवल बस में है, 2 या लगातार कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहा। कहाँ है, देखो
किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, कहाँ पढ़ रही हो तुम? सर यहाँ से हम कहाँ से पढ़ रही हो? देखो किसी उच्च न्यायालय तब वो अधिवक्ता कहाँ का होना चाहिए? उच्च न्यायालय का होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अन्य न्यायालयों का, अन्य न्यायालय में भी मतलब कि उच्च न्यायालय ही है, उसे उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना चाहिए। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिवक्ता 10 वर्ष तक तो वो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा, नहीं बनेगा। तब और ये जो न्यायिक पद धारण किया हुआ है वो कहाँ? भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में क्या किया हो यार? भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में क्या किया हो? कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। ठीक है। और जो तीसरी योग्यता है या करके है ना, या करके है ना, किसी उच्च न्यायालय का है ना, वही हम लिखा है, तुम केवल न्यायालय बोल रही हो। किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक है ना, फिर क्या है? न्यायालयों का लगातार कम से कम है ना, अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक क्या है? अधिवक्ता रहा हो। तब ये जैसे इसमें क्या होता है, इसमें समानता यही होता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनते हैं इसी तरीके से यहीं से बनते हैं कि उच्च न्यायालय का जो अधिवक्ता होते हैं, यदि वो 10 वर्ष के हो गए, उनका प्रैक्टिस करते हुए 10 वर्ष हो गया, तो समानता उन्हीं में से क्या है, उन्हीं वकीलों में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। यह सबसे आसान तरीका माना जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के। न कोई परीक्षा देना है न कुछ करना है, बस करना क्या है, उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहना है कम से कम। अरे या करके है ना, दोनों थोड़ो है, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों थोड़ो है कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद भी धारण करे और 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी रहे। तब वहां पर या लिखा है ना, तब या का मतलब क्या है? या तो ये भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। फिर इसके बाद या तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या करके है ना, या किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यदि वो न्यायिक पद धारण नहीं किया है, तब या तो उसे किसी उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए, 10 वर्ष तक लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना चाहिए। या करके है ना, दोनों साथ में थोड़ा है, और कर देगा तब तो 10 वर्ष पहले ये बने, फिर 10 वर्ष फिर अधिवक्ता बने, तब जा करके बनेगा, ऐसा थोड़ा है। वहाँ पर या शब्द लिखा है ना, तब तो समानता यही होता है। ठीक है। तो इसको याद रखना, ये 3 योग्यताएं हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए। क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, या भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक क्या रहा है, अधिवक्ता रहा है। ठीक है। तो समानता क्या होता है, जो बीसीएस जैसे नियुक्ति होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन, तो वो भी न्यायिक पद माना जाता है, वो भी धारण किए हैं, तो वो 10 वर्ष तक धारण किए हैं, तो 10 वर्ष में वो कहाँ तक पहुँचेंगे, सीनियर डिवीजन बन गए, उसके बाद फिर प्रमोशन होकर डीजे बन गए, तो डीजे के बाद भी वो लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कम जाते हैं हाई कोर्ट तक, क्योंकि तब तक वो रिटायर हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से भी होता है कि 10 वर्ष तक वह क्या किए हैं, न्यायिक पद धारण किए हैं। जब से उनकी नियुक्ति हुई, बीसीएस जज की परीक्षा दिए, निकल गए, अब वो क्या हुआ, तो उसमें टाइम लंबा लगेगा, क्योंकि 10 वर्ष में तो वो डीजे बनेंगे नहीं, उनको डीजे बनने में कम से कम 15 से 20 वर्ष लगेगा, तब जाकर डीजे बनेंगे। 15 से 20 वर्ष के बाद वो डीजे बने, तो ये तो है नहीं कि तुरंत डीजे बनते ही हाई कोर्ट पहुँच गए, तो डीजे बनेंगे तो उनको कुछ वर्ष उसमें भी रहना है, तब तक तो उनके रिटायरमेंट की एज हो जाती है और वो रिटायर हो जाते हैं। फिर एक एडजेस होता है, एडजेस का एग्जाम करके जो डायरेक्ट बनते हैं, एडजेस का जो एग्जाम निकाल लिया हायर जुडिशियल सर्विस का, तो उसके बाद वो डायरेक्ट एडीजे या डीजे बनते हैं। तो वो लोग भी ये क्या होता है, जहाँ 10 वर्ष तक वो डीजे या डीजे रह लिए, तो उसके बाद वो उच्च न्यायालय में वो बनते हैं एडजेस के थ्रू भी, है ना। तो एडजेस के थ्रू उनको क्या करना है, पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो एडीजे डीजे बन गए,
तब भी वो कर सकते हैं, या ऐसा कोई एग्जाम नहीं देना है तो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता बन गए, LLB करके आए, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता बन गए और वो 10 वर्ष तक लगातार प्रैक्टिस किए, तो उसके बाद भी डायरेक्ट उनका अपॉइंटमेंट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो सकता है। लेकिन सबका तो होता नहीं, सबका थोड़ा हो जाएगा। ऐसा होने लगे तो हाई कोर्ट में सब हाई कोर्ट में जाए प्रैक्टिस करें और सब जगह बनने लगे, ऐसा होगा नहीं। होगा कौन बनता है? जिसको कि लॉ का अच्छा नॉलेज होता है, जिसको कि विधि की अच्छी नॉलेज है और साथ ही साथ नॉलेज होने के साथ साथ उसकी अच्छी पकड़ है गवर्नमेंट में, तब बनेगा। ऐसे नहीं बन जाएगा। ऐसे तो सभी पता नहीं कितने अधिवक्ता कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब क्यों नहीं बन जाते? सब नहीं बनते हैं ना। जिसकी अच्छी पहुंच है और साथ ही साथ उसको अच्छा लॉ का नॉलेज भी है तो वो बन सकता है यहाँ डायरेक्ट यहीं से, और बनते भी हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो अनुच्छेद 217 के खंड 2 में योग्यता दी गई है वह यही है कि वह भारत का नागरिक हो या भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हुआ हो, या वह ये यहाँ पर यहाँ नहीं है कि उसी को भारत का नागरिक होना ही चाहिए, भारत का नागरिक तो होगा ही होगा, और फिर उसके बाद इन दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, तब वह भारत का तब वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। ठीक है, उसका खंड 3 देख लो। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के उससे परामर्श से। ठीक है, खंड 3 में क्या बताया? अनुच्छेद 217 का जो खंड 3 है उसमें क्या बताया गया कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आयु से संबंधित विवाद का निस्तारण या प्रश्न का उदाहरण कौन करता है? सीधे एक आंसर देना है, राष्ट्रपति। अब अगला यदि एग्जामिनर पूछ ले कि हाँ किसकी सलाह से करेगा तो भारत की मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। ठीक है, उस न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु के प्रश्न के संबंध में यदि कोई वो विवाद उत्पन्न होता है तब उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद किया जाता है। हो गया ना? अनुच्छेद 218 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 219 है ना? क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो बताओ उसको पढ़ के अनुच्छेद 219 कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष लेता है शपथ? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल, है ना? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो ऐसे कंफ्यूजन में क्यों बोल रही हो तुम? हर आंसर कंफ्यूजन में बोलती हो, जैसे तुम्हें मालूम नहीं है, बस गेस मार दी, लग गया तुक्का तो सही है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, है ना? जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम अगर आंसर सही भी बता रही हो तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हें मालूम कन्फर्म नहीं है, बस तुम तुक्का में बोल दी, सही हो गया तो ठीक, और क्या। अरे उसको एकदम कन्फर्म ना, एकदम ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सीधे एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो। देखो कॉन्फिडेंस यही दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं है, कि जो तुम आंसर बोल रही हो वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, कन्फ्यूजन में है, पता नहीं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, यही सुधार करना है तुम्हें। जब तुम्हें मालूम है कि राष्ट्रपति, तो तुम ऐसे बोल रही हो राष्ट्रपति, जैसे कि लग रहा है कि हाँ तुम्हें कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन ही था, तुम्हें कन्फर्म नहीं था। नहीं था, हाँ तो लेकिन फिर क्या? जब कन्फर्म था तो लेकिन फिर क्या हो गया? लेकिन क्या बताओ? तो लेकिन याद करे थे यानी कि तुम्हें कन्फर्म नहीं था ना। जब कन्फर्म रहता है तो लोग उनका कैसे बोलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका बोलने की स्टाइल ही अलग है। जैसे जब तुम्हें कन्फर्म ही नहीं था कि हाँ कौन दिलाएगा, तुमने बस तुक्का में बोला, तुमने तुक्का में बोला राष्ट्रपति, ऐसे बोली ही हो जैसे कि कन्फ्यूजन वाला तुम बोली ही राष्ट्रपति,
ऐसे नहीं बोले कि हाँ सर राष्ट्रपति दिलाता है, तब ये लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं, यानी कि तब तुम्हें एकदम 100% मालूम है। लेकिन तुम हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे रही हो जैसे कि तुम्हें कन्फर्म मालूम तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है। आंसर मालूम तो है लेकिन तुम्हें कन्फर्म नहीं है, पता नहीं हम सही बोल रहे हैं कि गलत। तो कॉन्फिडेंस की यही कमी है। तब अरे जब बोलो तो जब बता रहे हैं तो तुमको पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं, ये सब कितनी बार तुमको बता चुके। तो ये सब एकदम जबान पर याद रहनी चाहिए, और जब आंसर दो कॉन्फिडेंस के साथ दो। अब ऐसे आंसर तुम दोगे अगर तुम तब क्या है, अब वाइवा होगा इसी तरह कन्फ्यूजन में बोलोगी, भले ही तुम सही बोल रही हो, लेकिन जब कन्फ्यूजन में बोलोगी तो एग्जामिनर जान जाएगा कि इसको कन्फर्म नहीं है, तो फिर उसी को फिर से घुमा कर पूछ देगा, तब फिर बस खत्म। और क्या, यानी कि जब मालूम है, यानी कि पूरा 100% हम क्लियर मालूम है, तो आंसर इसी हिसाब से दो कि हाँ लगे कि नहीं तुम्हें 100% मालूम है। तुम आंसर ऐसे देती हो जैसे कि तुम्हें मालूम तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है, तुम कन्फ्यूजन में है, तुमको लगा कि जैसे हम गलत बोल रहे हैं। तब कहाँ से, जब पहले ही से तुम अपने आप को गलत मान करके आंसर दोगे तो कहाँ से होगा। तो यही सब तो सुधारना है। ये सब कहते हैं कि अपने आप में चेंजिंग लाओ। हम सोनी को कल क्यों कह रहे कि नहीं तुम वकालत करना, तुम एकदम सही करोगी, क्योंकि वो चाहे गलत बोले चाहे सही बोले लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहता है बोलते समय। देखो कैसे रहता है, रहती है कि नहीं वो, बोलो। तब उसी तरह हम कर रहे हैं, भले ही वो गलत बोले चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन यदि वो बहस कर रही है कुछ भी बोल रही है, वो उसको भले ही वो जान रही, उसको नहीं मालूम है कोई भी फैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं नहीं हमें मालूम है एकदम सही बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे बोलती ही नहीं। कॉन्फिडेंस उसका सही रहता है तो एकदम सही, वो भले ही गलत बोल रही है उसको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी वो एकदम ऐसे बोले कि जैसे कि सही वही सही है। तब ये वकालत में यही तो करना है। और तुम ऐसे बोल रही हो, आप मुवक्किल का देख किस लड़ने वहाँ पर खड़ा हो जाओगी, जब से आप कुछ पूछेंगे तो कहोगे कि शायद ये ऐसे है कि शायद वैसे है, तब ऐसे थोड़ा होगा। लेकिन तुमको ये करना है कि नहीं यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तब होगा ना। अब तुम ऐसे बोलोगी कन्फ्यूजन वाला, तो जज जो है वो जान जाएगा कि हाँ तुम कन्फ्यूजन में हो, तुम्हें क्लियर नहीं है। तो ये सब थोड़ा इम्प्रूव करो, तुमसे कहते हैं सोनी से सीखो। हमेशा लड़ाई नहीं, वो क्या है, वो अपना वही तो है। तब ये सिधाई से कैसे वकालत करोगी बोलो। क्यों करेगी वो हमेशा लड़ाई, तो लड़ाई क्या है, वो बहस ही तो करती है। तो बहस करते समय तुम्हें दबा देती है, अब बताओ तब। तो वहाँ पर जो वकील आएंगे, जब तुम कचहरी में जाओगे वकालत करने, तो वकील आगे तुम्हें दबाएगा ही, तो तुम तुरंत दब जाओगी, सरेंडर हो जाओगी तुरंत एक बार में, क्योंकि नहीं यही सही करा है, हमारा तो सब गलत ही लगता है, तुरंत सरेंडर कर जाओगी। तब कैसे चलेगा। है ना। तो उसको कहते हैं तुमसे शुरू जब से एडमिशन तुम करे तब से तुमसे ये कहते हैं कि अपने में इम्प्रूवमेंट लाओ, यदि तुम वैसे ही बनी हो तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना, ऐसे बड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 219 शपथ या प्रतिज्ञा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा जो कोई प्राधिकृत व्यक्ति है वह। यदि राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को भी प्राधिकृत कर सकता है कि अमुक व्यक्ति क्या करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा तो उसके समझ लेंगे। लेकिन समानता उत्तर क्या होता है, राज्यपाल। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 220। है ना, विधि व्यवसाय पर
न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। तो मतलब क्या है समझ में? मतलब भारत में किसी न्यायालय या कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, तो उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय, ठीक है, भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यदि कोई उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुआ है कोई व्यक्ति, तब यदि वह रिटायर हो गया, अब यदि वह चाह रहा है कि हम प्रैक्टिस करें, तो वह प्रैक्टिस कहाँ कर सकता है? निचली अदालत में तो वैसे भी नहीं कर सकता। भारत के किसी भी जिला न्यायालय में प्रैक्टिस वह नहीं कर सकता, न तो जिला न्यायालय में, नहीं किसी अन्य अधिकारी के समझ। अब वह प्रैक्टिस कहाँ कर सकता है? या तो उच्चतम न्यायालय में करेगा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में, या जिस उच्च न्यायालय से वह सेवानिवृत्त हुआ है उसको छोड़ करके अन्य उच्च न्यायालयों में वह प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। जिस उच्च न्यायालय से वह सेवानिवृत्त हुआ है उसे छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों में, ठीक है। तो यदि उच्च न्यायालय का कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का यदि स्थायी न्यायाधीश है और वह रिटायर हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि वह प्रैक्टिस करना चाहे या वकालत करना चाहे, तो वह कहाँ कर सकता है? केवल या तो उच्चतम न्यायालय में करेगा, या कहाँ करेगा? जिस उच्च न्यायालय से वह सेवानिवृत्त हुआ उसको छोड़ करके, मान लो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश है, यदि वह वहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिटायर हो गया, तो वह यदि प्रैक्टिस करना चाहे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। और कहाँ नहीं कर सकता? और भारत में स्थित किसी भी अन्य जिला न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो करेगा कहाँ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय से वो सेवानिवृत्त हुआ तो वहाँ नहीं करेगा, उसको छोड़ करके भारत में स्थित किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में वह प्रैक्टिस कर सकता है। साथ ही साथ यदि उच्च न्यायालय में नहीं करना चाहे तो वो उच्चतम न्यायालय में भी जाकर के प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। आया ना समझ में? जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है और वह सेवानिवृत्त हो गया, स्थायी न्यायाधीश था और वह सेवानिवृत्त हो गया, तो सेवानिवृत्त होने के बाद वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करेगा और न ही भारत में किसी जिला न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को छोड़ करके भारत में स्थित किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में वह जाकर के प्रैक्टिस कर सकता है या वह उच्चतम न्यायालय में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश यदि सेवानिवृत्त हो जाता है तब वह भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, नहीं, कहीं किसी भी न्यायालय में नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय में तो वैसे भी नहीं करेगा, उच्चतम न्यायालय से तो रिटायर हुआ है, सेवानिवृत्त हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है, हम क्या बोले हैं? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यदि सेवानिवृत्त हो जाता है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, किसी भी न्यायालय में, न तो उच्चतम न्यायालय में न तो किसी उच्च न्यायालय में भी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कौन? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुआ है, केवल उसको छोड़ करके भारत के किसी अन्य उच्च न्यायालय में वह प्रैक्टिस कर सकता है या वह चाहे तो उच्चतम न्यायालय में भी प्रैक्टिस कर सकता है। बस केवल वह किसी भी जिला न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब कल देखेंगे इसको, है ना। और ये आर्टिकल याद करके